वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी वर्ड में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ द नेशनलिज्म को लास्ट वीडियो के आगे एक्सप्लेन करूंगा और आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सके और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका फर्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मिडिल 18 सेंचुरी के में यूरोप को नक्शे को देखें, यूरोप के मैप को देखें, तो उसमें राष्ट्र राज्य नहीं होंगे, मतलब कि अलग अलग कंट्री डिवाइडेशन वाला नहीं होगा जैसे कि आज हैं और जिन्हें हम जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली के रूप में जानते हैं। सब राजशाहियों और डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे और शासकों में स्वतः क्षेत्र थे। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो हम 18 सेंचुरी के मैप को अगर देखें, मिडिल 18 सेंचुरी में यूरोप के मैप को देखें तो उस समय स्टेट क्या कहते हैं राज्य नहीं थे, ठीक है, अलग अलग कंट्री वाले राज्य नहीं थे, ठीक है। जैसे कि आज इस समय है जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बाकी अलग अलग कंट्रीज हैं। इस तरीके से उस समय कोई नहीं था। उस समय केवल राजशाहियों, डचियों और कैंटनों का राज चलता था। जितने भी राजशाही थे, डची थे, कैंटन थे, उन सब का राज चलता था। उनके अलग अलग एक एरिया था, सीमाएं थी, उन सीमा के अंदर वो अपने अपने शासनकाल चलाते थे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका आगे बोला जा रहा है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डिजर्व पीपल दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज अ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी भी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। यहाँ पे इस लाइन का मतलब सीधे सीधे ये है कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में उस समय 18 सेंचुरी के आसपास वहाँ पे निरंकुश राजतंत्रों, मतलब कि राजा महाराजाओं का राज चलता था, जो केवल अपने बारे में सोचते, ज़्यादा प्रजा के बारे में नहीं सोचते थे, ठीक है। तो उन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी भी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, वरना उनकी कोई सामूहिक पहचान थी और वह भी कोई एक पर्टिकुलर संस्कृति या कोई पर्टिकुलर कहते कल्चर को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, ना उसमें खुद को भागीदार समझते थे। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ऑफ्टन दे हैव स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथिक्स एंड ग्रुप। और अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूह के सदस्य थे। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। The Habsburg Empire that ruled over Austria and Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. इसका मतलब ये हो कि आपको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं तो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर हैब्सबर्ग एम्पायर का साम्राज्य था और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के और जन समूहों को जोड़कर बनाया। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था वो अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बनाया गया था। It includes the Alpine region, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was a predominantly German speaking. इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये हो रहा है कि इसमें से जो अलग अलग क्षेत्र के जन समूह थे जोड़कर बना गया था हैब्सबर्ग साम्राज्य, उसके अंदर ट्रॉल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड जैसे इलाके भी थे, साथ में बोहेमिया के लोग भी शामिल थे, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा वाले लोग ज़्यादा थे, ठीक है। फिर इसमें आगे बढ़ते, इट इज आल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लैम्बार्डी एंड वेनेशिया। और इसमें इटली भाषा बोलने वाले लोग भी थे जो कि लैम्बार्डी और वेनेशिया से थे, ठीक है। अगर इसको सीधे सीधे बोले कि हैब्सबर्ग साम्राज्य में लैम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटली भाषा बोलने वाले लोग भी थे, जो वो बड़ा साम्राज्य था उस समय। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वाइल अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलैक्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हंगरी देश में आधी पॉपुलेशन मैग्यार भाषा बोलती है और बाकी आधी पॉपुलेशन अलग अलग तरीके की भाषा बोलती है, जिसमें फ्रेंच हो गया, पॉलिश हो गया, इटालियन हो गया और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई। तो हंगरी में दो तरह के लोग थे, मतलब थे तो बहुत सारे तरह के लोग, लेकिन भाषाओं में भेद था। और भेद इस प्रकार का था कि मैग्यार भाषा थी और बहुत सारी अलग अलग भाषाएं चलती थी। इन ग्लेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। और ग्लेशिया में जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। Beside these three dominant groups, there also lived within boundaries of the empire and mass subject peasant people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovens in the Carniola, Croats in the south and Romans in the east of Pennsylvania. इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये है कि जो इतनी प्रभावशाली समूह में जो तीन जो समूह हो गए, कौन कौन समूह का, ग्लेशिया का, हंगरी का और हैब्सबर्ग साम्राज्य, तीन अलग अलग समूह। हैब्सबर्ग साम्राज्य में अलग अलग जन समूह के लोग थे
और अलग अलग कुलीन वाले लोग भी थे, बोहेमिया जैसे कुलीन वाले लोग भी थे जो जर्मन भाषा बोलते थे। गलेशिया में पोलिश भाषा के लोग बोलते थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा और बाकी आधे लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते। ये 3 ग्रुप अलग हो गए, ठीक है ना। इसको आप समझ लीजिए 3 ग्रुप है यहाँ पे उस समय के। और बाकी इन प्रभावशाली समूहों के अलावा, मतलब इन 3 ग्रुप के अलावा हैंसबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर, हैंसबर्ग साम्राज्य उसकी सीमा रेखा के अंदर, मतलब बाउंड्रीज के अंदर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जो खेती करने वाले लोग थे वो वाले अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे कि उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला और स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व में ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन के लोग। फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। सच एज डिफरेंट डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। इसका मतलब एक ऐसा वर्ग राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, क्योंकि हैंसबर्ग साम्राज्य में अलग अलग तरह तरह के लोग रहते थे, ठीक है, और अलग अलग जाति समूह के लोग रहते थे। जाति समूह अलग अलग लोग रहेंगे तो उनकी भाषाएं अलग होंगी, भाषाएं अलग होंगी तो फिर आपस में दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर उन लोगों का विकास नहीं होगा, अपनी प्रॉब्लम्स या किसी भी तरीके की चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। और जब आपस में बातें ही शेयर नहीं होगी तो फिर कोई कैसे उसमें लोगों में राजनीतिक एकता का बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि जो राजा वहाँ के हैंसबर्ग साम्राज्य था, उनके पास अपने अपने अलग अलग लोग थे जो जनता में अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में बात करते थे और उनकी बातों को समझते थे और अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन को उनको आसानी से उनके ऊपर लागू करवाते थे। लेकिन इसी वजह से वहाँ पे राजनीतिक एकता का कोई भी आगे नहीं चल पाया और ना ही कोई इसमें बढ़ावा देने वाला था। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज ट्राइब्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्पायर। इसका मतलब ये हुआ कि इन तरह तरह के समूहों में आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। जितने भी अलग अलग तरह के समूह थे, जितने भी अलग अलग तरह के ग्रुप थे, इन सबको एक ही कॉमन चीज बांधे रखी थी, वो था सम्राट। सम्राट सम्राट का साम्राज्य। जो सम्राट था वही अकेले इन सबको बांधे हुए था, क्योंकि वहाँ का केवल एक ही राजा था, वो सबको देखता था, उसके लिए कोई भी अलग बड़ा नहीं था। लेकिन अलग अलग ग्रुप होने की वजह से वहाँ पे केवल राजतंत्र ही चलता था, प्रजातंत्र का कोई भी मोल नहीं था। वहाँ पे प्रजातंत्र बिल्कुल भी जीरो था, बोल सकते नील था वहाँ पे, क्योंकि राजतंत्र के लोग ही वहाँ पे सारा राज करते थे, उन्हीं का रूल्स रेगुलेशन चलता था। फिर चाहे वो जनता के हित में हो या जनता के हित में ना हो, या जनता के साथ हो या जनता के साथ ना हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ का रूल ही चलता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से वहाँ की जनता उनको अपना कहते हैं, क्या बोलते हैं, उनके आपस में बांधने वाला तथ्य था, और जो कि केवल सम्राट ही था। और फिर इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, द एरिस्टोक्रेसी ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेसी मतलब का यहाँ पे हो गया कुलीन वर्ग, एंड द न्यू मिडिल क्लास मतलब कि नया मध्यम वर्ग। फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से ही जमीन के मालिक कुलीन वर्ग यूरोपियन महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। सामाजिक मतलब सोशली, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, दोनों तरीके से जो एरिस्टोक्रेसी मतलब होता कुलीन वर्ग के लोग यूरोपियन महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इसका जिसमें द मेंबर ऑफ दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट्स अक्रॉस रीजनल डिविजन। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। मतलब कि सीधा इसको निजी लैंग्वेज बोले तो वहाँ के लोग ज़्यादा हाई फाई वाला काम नहीं करते थे, सादा जीवन वाला काम करते थे। और जो क्षेत्रीय विभाजन थे, अलग अलग जगह क्षेत्र के अलग अलग कटाव थे, बाउंड्रीज थी जो कटे हुए थे, उनमें आर पार की व्यवस्था व्यापक थी कि मतलब आप हमारा सामान ले जाइए, हम आपको सामान देंगे, हम आप मेरी चीज़ ले जाइए, सब कुछ चलता था उस समय। वैसे उस समय कुलीन वर्ग प्रभावशाली वर्ग था इतना। इसमें दे ओन स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। इसका मतलब यहाँ पे कि वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। गांव में वो लोग, उनके पास बहुत सारी जायदादें थी, बहुत सारी जमीनें थी, और शहर में बड़े बड़े घर, उनके हवेलियाँ थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। और वे लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में। उच्च वर्गों के बीच में मतलब ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में वो लोग फ्रेंच भाषा का और राजनीतिक कार्य के रूप में, राजनीतिक कार्य में, सरकारी काम में, मतलब जो उन तरीके की लोकल गवर्नेंस थी उसमें काम करते थे। देयर फैमिलीज वाज ऑफ्टन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये हुआ कि उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में ही जुड़े रहते थे। उनको कोई दूसरे ग्रुप से, कोई दूसरे जाति समूह से कोई शादी वादी का कोई मोल नहीं था, मोह नहीं था। वो केवल अपने ग्रुप में शादी करवाते थे, कहीं इधर उधर नहीं। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप।
मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, क्योंकि उनके में ज़्यादा लोग नहीं थे, ठीक है। इसी वजह से वह प्रभावशाली तो था, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा वर्ग होगा, प्रभावशाली था। इसी वजह से उनके नंबर भी कम थे, प्रभावशाली वजह से ना, क्या कहते हैं, लोग कम नहीं थे, वो स्मॉल ग्रुप से स्टार्टिंग में से था और वो स्मॉल ग्रुप से ही रहा। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पेजेंट्री मतलब यहाँ पे कृषक है, आप तो समझ लीजिए कि पेजेंट्री मतलब यहाँ पे कृषक मतलब खेती करने वाले लोग। वहाँ की ज्यादातर मतलब उस कुलीन वर्ग की ज्यादातर की जनसंख्या कृषक थी, खेती करने वाली थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फाउंड बाई टेनेंट एंड स्मॉल ओनर्स। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पश्चिम में, वेस्ट में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे छोटे काश्तकार खेती करते थे। इसका मतलब है, अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझाए, सीधी सीधे, हिंदी तो है लेकिन इसको और इजीली समझाए तो वहाँ पे जो ज़्यादातर ज़मीनें थी वहाँ पे किराएदार लोग रहते थे, या फिर जो पैसे से खेतों में काम करने वाले लोग रहते थे। Because the eastern, while in the eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by a vast estate which were cultivated by serf। इसका मतलब यहाँ पे जबकि पूर्वी और मध्य, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भूमि बहुत बड़ी बड़ी थी, मतलब बहुत बड़े भागों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते। भूदास मतलब कि जो जमीन की रख रखाव करते हैं, जमीन पर ही जो केवल खेती करते हैं उन्हीं को भूदास कहते हैं। भू मतलब जमीन, दास मतलब कि नौकर, जमीन के नौकर, ऐसे समझ लीजिए, अलग अलग शब्दों में समझाए तो। In western and the part of central Europe, the growth of industrial production and a trade meant the growth of a town and the emergence of a commercial class's whole existence was based on a production of for the market। पश्चिम में मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। यहाँ पे सीधे सीधे मतलब ये है कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का चालू हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का उत्पादन चालू हो गया, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होने लगी, जिससे शहरों का विकास हुआ और वाणिज्य वर्गों का उदय। वाणिज्य वर्गों का मतलब यहाँ पे हुआ कॉमर्शियल क्लासेस का मतलब हुआ वाणिज्य वर्ग, ठीक है। तो इस समय ऐसा इनका उदय स्टार्ट हो गया, और जिनका अस्तित्व बाजार में उत्पादन पर टिका था, और जो कॉमर्शियल क्लासेस के लोग थे उनका अस्तित्व केवल बाजार के लोगों पर ही टिका था, मतलब बाजार के लोगों प्रोडक्शन पर ही टिका था और कहीं से नहीं आता था। The industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in the France and part of the German state it occurred only during the 19th century। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण 18th सेंचुरी के सेकंड फेज में आ गया, सेकंड एरा में आ गया, और सेकंड एरा के स्टार्टिंग में ही आ गया था। लेकिन फ्रांस और जर्मनी में राज्य के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान ही आया। मतलब कि इंग्लैंड ने तरक्की इंडस्ट्रियलाइजेशन में पहले से कर ली थी 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, और जर्मनी फ्रांस ने इसकी तरक्की की थी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 19th सेंचुरी में। इन इस वेक न्यू सोशल ग्रुप्स कम इनटू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि जब ये चालू हुआ फ्रांस और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उस दौरान इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह आए, मतलब नए जो सोशल वर्किंग क्लास पीपुल आए, जिसमें से श्रमिक वर्ग था, श्रमिक मतलब कि मजदूर वर्ग, और मध्यम वर्ग में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, बिजनेसमैन, व्यापारी, प्रोफेशनल मतलब कि जो लोगों के सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हुए थे, उनकी सेवा करने के लिए थे। इनमें आगे बढ़ते हैं। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। इसका मतलब सीधे सीधे यहाँ पे ये है कि मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों का तक छोटा था। मतलब कि जो ईस्टर्न और क्या कहते हैं मिडिल वो था, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, उसमें जो इस तरीके जो ग्रुप थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और क्या कहते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के, इन लोगों का जो ग्रुप था ये बहुत छोटा था। 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक ये छोटा ही बना रहा, बड़ा नहीं हो पाया। इसके में सीधा मतलब ये कि मध्य और यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंत तक दशकों तक छोटा था, क्योंकि इनके पास ज्यादा समूह बड़ा नहीं था। क्योंकि उस समय क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होना मतलब कि अगर कोई चीज नई आ रही है
तो उससे लोग स्टार्टिंग पहले डरते हैं, लेकिन जब उसकी आदत पड़ जाती है और लोगों को उससे सुविधाएं होने लगती हैं तो फिर उसको फिर वो अपने डेली यूज़ में ले आते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि पहले के लोग दातून करना पसंद करते, लेकिन अब के लोग ब्रश करते हैं उन, और जो अभी भी पहले के लोग हैं उनको दातून करना ही पसंद है। वो लोग किसी को कहते हैं कि ब्रश करने से दांत छिल जाएंगे, प्लांट छिल जाएगा, ढिमकान छिल जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर भी लोगों की सोच थी, वो कहते ना कि अगर बदलना है समाज तो कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, और कभी कभी कुछ चेंजेस किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। ये मतलब यहाँ पे भी है कि अगर इनका ग्रुप होगा, और उस समय जब अगर पॉपुलेशन ही प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़्यादा उपयोग नहीं करेगी, इंडस्ट्री से जो उत्पादन बन रहा है, इंडस्ट्री से जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है, उसका जब वो इस्तेमाल ही नहीं करेगी, जब प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होगी, तो फिर लोग उसको ज़्यादा उससे रिलेटेड लोग कैसे बनेंगे, उससे रिलेटेड लोग मतलब कि ज़्यादा इंडस्ट्री कैसे बनेंगे, ज़्यादा बिजनेसमैन कैसे आएगा, प्रोफेशनल लोग जैसे कैसे ज़्यादा काम करेंगे, इन सब तरीकों की बात है यहाँ पे। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उस समय सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में, तो उस समय इन सब के जो आकार था, उन सब का जो ग्रुप था बहुत छोटा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बड़ा फैला नहीं था उस समय। फिर आगे बढ़ते, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द abolition of aristocratic privilege gained popularity। इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये है कि कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद, मतलब कि जो राजतंत्र के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, एरिस्टोक्रेसी पर्सन, उनका जब विशेष अधिकार खत्म हो गए, क्योंकि किसके पास विशेष अधिकार होते हैं कि इनको टैक्स में पैसा कम देना पड़ेगा, इनके ऊपर कोई इस तरीके का दबाव नहीं पड़ेगा, जो रूल्स रेगुलेशन है वो अपने तरफ से चला भी सकते हैं, बहुत सारे इस तरीके के विशेष अधिकार थे। तो उनकी समाप्ति के बाद शिक्षित लोग, जो एडुकेटेड लोग थे, और लिबरल मिडिल क्लास मतलब कि उदारवादी मध्य वर्ग, लिबरल मतलब होता उदारवादी, लिबरल मिडिल क्लास के लोग, मध्यम वर्ग के लोग के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गए। इसका मतलब सीधे सीधा अगर नॉर्मल भाषा में, कुलीन वर्गों का विशेषाधिकार खत्म हो गया, उनका जो अपना एडिशनल सब कुछ चलता था वो सब खत्म हो गया, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था कि हम कुलीन वर्ग से तो हम बहुत बड़े हैं और तुम नहीं हो कुलीन वर्ग से तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब ये सब विशेषाधिकार समाप्त हो गए तो शिक्षित और उदारवादी लिबरल एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास के लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों के अंदर नेशनल यूनिटी आई, राष्ट्रीय एकता आई, और इस विचार से, राष्ट्रीय एकता के विचार से वो आगे लोकप्रिय होते चले गए। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हो, अब किसी भी तरीके का डाउट हो, कहीं भी आप फंस रहे हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट करिए, हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे और सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।